नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। आज खबरों में बात होगी ज्ञानवापी में पूजा को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई की, लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती के फैसले की, जानेंगे कि तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा से क्यों बढ़ती जा रही है एनडीए की परेशानी। बात करेंगे किसान आंदोलन की क्या है अपडेट। अंत में बताएंगे भाजपा के नेता ने ही कैसे खोली है मोदी मैजिक की पोल। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी का मामला अब सुर्खियों में है। तहखाने में पूजा करने को लेकर कुछ वक्त से सुनवाई चल रही थी, तो वहीं आज मस्जिद के तहखाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसके पक्ष में दिया है फैसला, देखिए रिपोर्ट में। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने आज अपना फैसला भी सुना दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद, अब संबंधित पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत को ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके आधार पर जिला अदालत के फैसले को बदला जाए। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर व्यास तहखाने में पूजा किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद अब व्यास तहखाने में पूजा पहले की तरह जारी रहेगी। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट तहखाना के रिसीवर के रूप में बने रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। हालांकि यहां से भी मुस्लिम पक्ष को निराशा ही हाथ लगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाना में हिंदू की पूजा का अधिकार सुरक्षित रखा। मुस्लिम पक्ष के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन खुला हुआ है और संभवतः अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट ही होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि व्यास जी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने पूजा जारी रखने का आदेश दिया। ऐसे में मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मायावती की पार्टी को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब यह खबर आई है कि मायावती अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं पहले से ही कमजोर पड़ी हुई बसपा अब मायावती के इस फैसले से पार्टी के नेताओं का मिजाज कुछ बिगड़ सा रहा है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है, लेकिन पार्टी के नेता इससे सहमत नजर नहीं आ रहे। इसी के चलते पार्टी में भगदड़ के हालात पैदा हो रहे हैं। पार्टी सांसद रितेश पांडे ने बीते दिनों भाजपा का दामन थामा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। उनकी तस्वीर भी काफी सुर्खियों में रही। यही नहीं, अब चर्चा है कि बसपा के 3 और सांसद भाजपा का रुख करने वाले हैं। इसके अलावा 2 सांसद कांग्रेस के संपर्क में और वेस्ट यूपी के सांसद आरएलडी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी को उनकी सीट मिलती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक बसपा की अब जो 3 और सांसद भाजपा में एंट्री चाहते हैं वो काशी क्षेत्र से हैं। इसमें से एक लालगंज की सांसद संगीता आजाद को तो उनके पति के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर भी देखा गया था। इसके अलावा एक सांसद ने तो पीएम मोदी से भी हाल में मुलाकात की है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पहले ही सपा में जा चुके हैं और वहां से उन्हें टिकट मिल गया। इसके अलावा 2 अन्य सांसद कांग्रेस में एंट्री कर सकते हैं। इस तरह बसपा के कुल 10 सांसदों में से 2 ही उसके पास बचेंगे और उनका भविष्य भी अनिश्चित ही है। रितेश पांडे की जो बसपा छोड़ने की वजह बताई, उसमें पहले ये कि पार्टी का उनसे संपर्क ही नहीं था, दूसरा मायावती से भी उनका कोई संवाद नहीं था और यही स्थिति लगभग सांसदों की रही। माना जा रहा है कि रितेश पांडे ने टिकट की इच्छा से बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी की ओर से उन 16 सीटों पर पहले कैंडिडेट घोषित वो किए जा सकते हैं, जिन पर यूपी में 2019 में वो जीत नहीं सकी। ऐसे में इन सीटों पर बसपा के ही उन सांसदों की नजर है जो पिछली बार चुने गए थे। एनडीए की मुश्किलें तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा ने बढ़ा रखी हैं। तेजस्वी यादव के 10 दिनों की इस यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ अगर वोटों में बदलती है तो बीजेपी के लिए बिहार में खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो किस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार पर बोल रहे हैं हमला, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। विपक्ष की भूमिका में आने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच पहुंचे हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों की यात्रा कर केंद्र और राज्य सरकार की पोल खोल रहे हैं।
तो वहीं अपने 17 महीने की सरकार की उपलब्धियां भी लोगों को बता रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा में जुट रही भीड़ से आरजेडी काफी उत्साहित है और बिहार में बड़े बदलाव के संकेत की बात कह रही है। दरअसल तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का अब दूसरा चरण शुरू हो गया है और आज उनकी यात्रा भरगामा प्रखंड की सीमा खुजली नहर के पास से जिले में प्रवेश करते हुए भरगामा सुकेला मोड़ रानीगंज में रोड शो करते हुए अररिया आई। तेजस्वी ने रथ पर खड़े होकर जनता का अभिवादन किया। रोड शो करते हुए किशनगंज की तरफ यात्रा निकल गई। हालांकि यहाँ उन्होंने कुछ बोला नहीं। उधर रानीगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का भव्य स्वागत किया। शहर के बस स्टैंड में आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित किया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग नई सोच के हैं, हमें नया बिहार बनाना है। नया बिहार बनाने के साथ साथ हमारी इच्छा है कि सीमांचल और कोसी, जहां बिहार की सबसे अधिक गरीबी है, गरीबों के उत्थान का काम करें। हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां निकाली, सभी वर्गों का आरक्षण बढ़ाया, सभी वर्गों का सम्मान, सभी का उत्थान किया। हमने 17 महीने में तेजी से जनता का काम किया। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 17 सालों में नौकरी नहीं देना चाहते थे, हमने 17 महीने में छीनकर नौकरी ली। अब आपको बता दें कि तेजस्वी आज सीमांचल में ही रहेंगे। इसी के साथ पूर्व डिप्टी सीएम ने 3 मार्च को पटना में प्रस्तावित रैली के लिए एक व्यक्ति को 4-4 लोगों के साथ आने की अपील की है। अब आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा तेजस्वी की 26 फरवरी को नवगछिया भागलपुर होते हुए बांका में रात्रि विश्राम करेगी। किसान आंदोलन का 14वां दिन है। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए किसान दिल्ली कूच के फैसले पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच फिर एक बार किसानों ने मोदी सरकार को अपनी ताकत दिखाई है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। तो क्या कुछ रहा किसान आंदोलन के 14वें दिन खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर 2 हफ्ते से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जब खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो एक युवा किसान की जान चली गई थी, जिसके बाद से किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच 26 फरवरी को किसानों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन की ओर से यह सबसे बड़ा लंबा ट्रैक्टर मार्च का काफिला था। किसानों ने अपने ट्रैक्टर रोड के एक किनारे खड़े कर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों को समस्या ना हो। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों के पक्ष में सरकार आए, लेकिन सरकार किसानों के पक्ष में ना रहकर उद्योगपतियों के पक्ष में जा रही है। जब तक WTO से भारत बाहर नहीं आएगा, किसान की दशा नहीं सुधरेगी। हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं और आज का हमारा 40 किलोमीटर का लंबा ट्रैक्टर मार्च था। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों को गोली मारने वालों पर कार्रवाई करे। पंजाब के अंदर घुसकर किसानों को उठाने, पीटने और ट्रैक्टर तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई हो। वहीं किसानों ने मोदी सरकार को 29 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 14 मार्च को देश भर के किसान दिल्ली में महापंचायत करेंगे। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। गठबंधन में अब सीटों का बंटवारा भी हो गया है। कुछ राज्यों में ये काम बाकी रह गया, लेकिन ये 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। इंडिया की बढ़ती ताकत के बीच अब बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं कि मोदी मैजिक फेल हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार लोकसभा चुनाव वो पीएम मोदी के नाम पर जीत जाएगी, लेकिन अब बीजेपी के ही कद्दावर नेता ने पार्टी के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश में मोदी लहर नहीं है, मोदी का जादू जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे भी आरएसएस में व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए मोदी को भी वहां कोई महत्व नहीं मिलता है। स्वामी के दावे से ये साफ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता अब तेजी से गिरी है और इसी के चलते इस बार बीजेपी पीएम मोदी के नाम की जगह राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों की एकजुट होने के चलते मिल रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ पहले से ही दावा कर रहे थे कि अगर 400 सीटों पर विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारने में कामयाब हो जाता है तो बीजेपी के हिस्से बड़ी हार आना तय है और विपक्ष इस कोशिश में कामयाब भी हो चुका है। इसका असर भाजपा नेताओं के बयानों में भी दिखने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब मोदी मैजिक फेल हो गया है तो पीएम मोदी 400 सीटों का दावा क्या ईवीएम के भरोसे कर रहे हैं?
क्योंकि मोदी मैजिक नहीं चला तो बीजेपी गठबंधन के लिए 400 तो दूर 200 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करिए या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।